आज हम सीखेंगे क्या है, टेस्टिंग ऑफ सीसीएस एंड एमओआर, सीएमओआर। ठीक है, दो एक टॉपिक है सीसीएस एंड सीएमओआर ऑफ ए रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, तो पहले इन दोनों का फुल फॉर्म पता कर ले कि हमारी जो सीसीएस होता क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सीएमओआर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे टेस्टिंग किया जाता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सैंपल साइज क्या होता है, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। तो सीसीएस, सी यस, इसका फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इसका सी से होता है कोल्ड, नेक्स्ट सी से होता है कर्सिंग, और नेक्स्ट एस से होता है स्ट्रेंथ। तो सीसीएस का फुल फॉर्म होता है कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। किसी भी रिफैक्ट्री की जो कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, वो सीसीएस वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। जनरली ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, यानी भार सहन करने की क्षमता होती है। भार सहन करने की क्षमता को हम क्षमता होती है, भार सहन करने की क्षमता को होती है। ठीक है, सीसीएस वैल्यू को क्या कहते हैं हम, सीसीएस वैल्यू वह वैल्यू होता है जो कि किसी भी रिफ्रैक्ट्री की भार सहन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सीसीएस वैल्यू कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जिन्हें इसको फुल फॉर्म भी दे देते हैं, सीएम और क्या होता है, सी एम ओ, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है कोल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, ये जनरली आप एमओआर सुने होंगे, लेकिन सीएमओआर भी होता है, ठंडी अवस्था में भार सहन करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये दो तरीके से होता है, एक हार्ड एमओआर होता है। ये एमओआर कितने टाइप का होता है, एमओआर की बात करें तो एक टू टाइप का होता है, एक सीएमओआर होता है, दूसरा होता है एचओआर। तो हमने सीएमओआर की बात कर लिया, अब एचओआर क्या होता है, एच एम ओ आर। तो इसका फुल फॉर्म होता है हॉट मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, ये एच एम आर होता है। तो अभी इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसको मेजर करने के क्या कहते हैं, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भार सहन करने की, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ सहन करने, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ सहन करने के लिए ये एमआर होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर इसका फॉर्मूला होता है। ये एमआर का बात करें तो ये होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो ये हमारे फुल फॉर्म है। अब चलिए सीखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं सीसीएस, सी सी एस, यानी क्या होता है, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो इसको पढ़ते क्यों है, यानी इसको, इस प्रॉपर्टीज को, किसी भी रिफैक्ट्री की इस प्रॉपर्टीज को निकालने का या पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्या मतलब हुआ। तो जैसे कि हमें पता है, इसका मतलब होता है भार सहन करने की क्षमता। कब भार सहन करने की क्षमता, कोल्ड अवस्था में, ठंडी अवस्था में रिफैक्ट्री की सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। आपको ध्यान रखना होगा, ये किस अवस्था में है, कोल्ड अवस्था में, यानी भट्टी जब चल न रही हो तब रिफैक्ट्री की सहन करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई कोई कुछ तो जरूरत होती है तभी तो हम पढ़ते हैं, कोई साइंटिस्ट लोग ऐसे तो पागल तो थे नहीं जो हम ये प्रॉपर्टी दे के चले गए, उसकी भी जरूरत होती है। तो चलिए सीखते हैं उसकी जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले सीखते हैं हम, अब फर्नेस को एक बना लेते हैं। मान लिया जाए ये हमारा कोई एक फर्नेस, ठीक है, ये क्या है,
ये हमारी, सॉरी इतना ड्राइंग अच्छा नहीं है, ये हमारी एक फर्नेस है, ठीक है। ये क्या है? फर्नेस है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? रिफैक्ट्री लगी होती है। क्या होता है? ये रिफैक्ट्री होती है। रिफैक्ट्री जनरली क्या? ईंटें, ब्रिक्स, इस टाइप की एक स्पेशल ब्रिक होती है। नॉर्मल ब्रिक जो हम मकानों में यूज करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, हाई टेम्परेचर को सहन करता है और लोड को भी सहन कर लेता है। तो ये हमारा फर्नेस होता है। अब यहाँ पर जो ये रिफैक्ट्री होगी, या जो यहाँ पर ये रिफैक्ट्री है, ये हमारी रिफैक्ट्री है, ये रिफैक्ट्री है, ये रिफैक्ट्रियों से बना हुआ है, ये सब रिफैक्ट्री ही है, ठीक। तो जो ये रिफैक्ट्री है, ये भट्ठी, भट्ठी हमारी है। भट्ठी किससे बनी होती है? रिफैक्ट्री से बनी होती है। रिफैक्ट्री ईंटों से बनी होती है। अब रिफैक्ट्री ईंटों से बनी होती है तो ये चारों तरफ ईंटें लगी होती हैं। और भट्ठी चले या ना चले, बंद रहे या चले, तो जो यहाँ पे रिफैक्ट्री होगी, मान लिया जब भट्ठी क्लोज है, क्या है? भट्ठी बंद है, ठंडी अवस्था में है, यानी कोल्ड अवस्था में है, यानी हमारी जो कोल्ड स्टेट में है, हमारी भट्टी क्या है? कौन सी स्टेट में है? कोल्ड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो हम फाइंड आउट करते हैं सीसीएस वैल्यू, वो किस लिए फाइंड करते हैं? यहाँ पे जो हमारी रिफैक्ट्री लगी होती है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्रिक्स लगे होंगे, जैसे ये ब्रिक्स है, 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 ये सारे ब्रिक्स हैं। इस एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। ये हमारा, इसे क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं, क्राउन है। ये हमारे साइड वाल है, साइड वाल है। ये हमारा बॉटम है, ठीक है। तो ये जो बॉटम में ये रिफैक्ट्री है, ये रिफैक्ट्री है, तो इस जगह की रिफैक्ट्री पे जो इसके ऊपर होती है रिफैक्ट्री, उनका ये भार सहता है, ठीक है, लोड सहता है। तो जो यदि इस रिफैक्ट्री की भार का सहन करने की क्षमता हाई ना हो, यानी सीसीएस वैल्यू हाई ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा गिर जाएगा, ये पूरी फर्नेस ही भरभरा के नीचे गिर जाएगी, यानी एकदम वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, यदि ये इस रिफैक्ट्री की सीसीएस वैल्यू हाई ना होगी। यानी इन सारी रिफैक्ट्री के ये ऊपर, इसके ऊपर जो भी रिफैक्ट्री लगे हुए हैं, उसके भार को इसके सहन करने की क्षमता इस रिफैक्ट्री की नहीं होगी, तो हमारा भट्ठी बन ही नहीं सकता, इंस्टॉल ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इस सीसीएस वैल्यू की जरूरत होती है ठंडी अवस्था में, जब भट्ठी नहीं चल रही होती है। उसी तरीके से सीएमआर, कोल्ड मास टेम्परेचर, सी सी एम ओ आर, ये भी जरूरत है। मॉडुलस ऑफ रप्चर, यानी किसी एक पॉइंट पे पड़ रहा है, मान लीजिए लोड किसी एक पॉइंट पे पड़ रहा है और वहीं से वो बेंड होने की कोशिश कर रहा है, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो वो वहां पर क्या होता है? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ सीएमओआर होना, हाई होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जरूरत है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ यहाँ तो क्या हो गया, ये जो लोड ऊपर से भार है, ये किस अवस्था में है? जनरली ये कंप्रेशन की अवस्था में है। किस अवस्था में है? कंप्रेशन यानी दबाव की अवस्था में है। दूसरा क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? ट्विस्टिंग भी होता है, ठीक है। ट्विस्टिंग होता है कि इस पे ये थोड़ा सा बेंड होता है, बेंडिंग भी होता है, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी बेंड हुआ, तो उसको भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो दो तरीके से भार है इसमें, जो लोड दबाव पड़ रहा है, कभी कभी तो क्या है कि ये कंप्रेशन होता है, बेंडिंग का भी फोर्स लगता है, बेंडिंग लगता है, ठीक है, बेंडिंग का, ठीक। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है आपका कि ये तुम्हारा ट्विस्टिंग है, पार्शियल अमाउंट में, कम मात्रा में। पार्शियल अमाउंट में क्या होता है? ट्विस्टिंग होता है, ट्विस्टिंग एंड टेंशन। थोड़ी बहुत मात्रा में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, तनाव शक्ति भी लगती है, और ट्विस्टिंग भी होता है। तो ये दो तीन तरीके से है जो फोर्स उस पे लगते हैं, जो हमारी रिफैक्ट्री को तोड़ सकते हैं। ये तो हो गया, लोड हो गया, ये तो रिफैक्ट्री के कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? ये जो बॉटम में हमारी रिफैक्ट्री है, इस पे किसका भार पड़ सकता है? ये एक तो ये स्ट्रक्चर का पड़ सकता है, रिफैक्ट्री जो लगी हुई है उसका भार पड़ता है। दूसरा क्या है? जब यदि हम इसमें कोई मटेरियल चार्ज करते हैं, इसमें कोई मटेरियल इसमें डालते हैं, तो इस मटेरियल का भी तो कुछ लोड होता है, टनों में, इस मटेरियल में, टन में, 10 टन, क्विंटल में ये मटेरियल इसमें फीड किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो इसका मटेरियल का भार है, वो भी तो इस रिफैक्ट्री पे पड़ता है।
तो इसको भी तो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। भट्ठी बंद हो या चालू हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, मटेरियल तो आएगा यहीं पर, लोड तो रहेगा ही। ठीक है। ठीक, तो ये अलग बात है। कोल्ड कस्टिंग अवस्था में ये सारे मटेरियल का भार सहन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? कोल्ड कस्टिंग स्ट्रेंथ। दूसरा क्या है कि जो भी हमारे श्रमिक प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारे श्रमिक प्रोडक्ट होते हैं, उसमें क्या क्या किया जाता है? मान लीजिए ये रिफैक्ट्री बनाई जाती है, तो इसकी प्रोसेसिंग टेक्निक में क्या होता है? थोड़ा बहुत क्रैक्स पहले से ही रहता है, नहीं थोड़ा बहुत पोरोसिटी उसमें प्रेजेंट रहता है, किसके कारण? ड्यू टू प्रोसेसिंग के कारण। ड्यू टू प्रोसेसिंग यानी बनाने की विधि के कारण उसमें थोड़ा बहुत क्रैक्स रहता है। अब प्रोसेसिंग के कारण क्रैक्स रहता है, तो क्रैक्स भी डिपेंड करता है, यदि यदि हम सैंपल साइज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि सैंपल साइज को, यानी हमारे पास ये रिफैक्ट्री है, इसमें क्रैक्स है, इसमें मान लीजिए इस साइज का क्रैक्स है, और इससे बड़ी रिफैक्ट्री बनाए, तो जब बड़ी बनाएंगे तो क्रैक्स का भी, क्रैक्स जो होता है इसका भी आकार थोड़ा बड़ा होगा और ज्यादा होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे। और यदि छोटा होगा तो इसका भी आकार छोटा होगा और कम होंगे उसमें क्रैक्स। तो यदि कोई भी सैंपल टेस्टिंग के लिए हम करते हैं, कोल्ड कस्टिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि उसका सैंपल का जो साइज है उसको कम रखा जाए। ठीक है। यदि सैंपल साइज को हम डिक्रीज करेंगे, सैंपल साइज को यदि हम डिक्रीज करेंगे, तो उसके क्रैक्स जो होते हैं वो भी डिक्रीज होंगे। क्रैक्स जो होते हैं, क्रैक्स का जो साइज होता है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक, समझ में आया? अब हम कहते हैं कोल्ड कस्टिंग स्ट्रेंथ, किसी भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की कोल्ड कस्टिंग स्ट्रेंथ हमने तो समझ लिया कि यहाँ पर ये, इसलिए इस कोल्ड कस्टिंग वैल्यू की होना चाहिए, कोल्ड कस्टिंग वैल्यू यानी ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा होगी कैसे? हमें ये पता होना चाहिए कि हम तो जानते हैं कि हमें भाई कोल्ड कस्टिंग सीसीएस वैल्यू किसी भी रिफ्रैक्टरी की हाई होनी चाहिए। अब हाई होगी कैसे? तो हाई होने का मेन जो रीजन है, यदि हम क्या करें कि यदि दो तरीके के हमारे पास रिफ्रैक्टरी है, एक है पोरस, एक है पोरस, ये मान लिया जाए हमारी डेंस है, ये हमारी पोरस रिफ्रैक्टरी। दो तरीके की रिफ्रैक्टरी है। यदि डेंस रिफ्रैक्टरी होगी तो उसके क्या होगा? उसमें पोर पार्टिकल पास पास होगी, पास पास पार्टिकल पास पास होंगे, उसमें पोरोसिटी लेस मात्रा में होती है, गैप दो पार्टिकल के बीच में गैप कम होगा। पोरस रिफ्रैक्टरी होगी तो उसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे, उसमें पोरोसिटी ज्यादा होगी। यदि हमने क्या पढ़ाया था? अगर जो पोरोसिटी इंक्रीज होगी, यानी पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा, ये आप लोगों को पता है। तो पोरोसिटी डिक्रीज करनी है हमें, पोरोसिटी यदि हम डिक्रीज कर दें, पोरोसिटी डिक्रीज कर दें, तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा? हमारा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिलेटेड टू सीसीएस, ये भी इंक्रीज होगा। अब पोरोसिटी डिक्रीज कैसे होगा? पोरोसिटी डिक्रीज करने के लिए इसका जो पकाते हैं सिंटरिंग टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? सिंटरिंग टेम्परेचर को हाई करना होगा, सिंटरिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, यानी जो रिफ्रैक्टरी हमारी होती है उसके पकाने की के टेम्परेचर को, रिफ्रैक्टरी जिस टेम्परेचर पका जाए तो उसके सिंटरिंग टेम्परेचर को अधिक करना होगा, हाई टेम्परेचर पे उसको पकाना होगा। तब उसमें क्या होगा? पोरोसिटी कम होगी और डेंसिटी हाई होगी, और जिसके कारण क्या, स्ट्रेंथ भी हाई होगा। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? प्रोसेसिंग टेक्निक अच्छे से अपनाए, है ना? प्रोसेसिंग टेक्निक जैसे कि स्लिप कास्टिंग के द्वारा जो बनेगी हमारी रिफ्रैक्टरी, उसमें हाई पोरोसिटी होगा, और प्रेसिंग के द्वारा जो बनेगी उसमें पोरोसिटी लो होगा। ठीक है। और जो हार्ड आइसोस्टेटिक की तरफ बनेगा, हार्ड आइसोस्टेटिक प्रोसेसिंग के द्वारा जो बनेगी रिफ्रैक्टरी, वो हमारी हाई डेंसिटी होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी हाई होगी। ठीक है। तो ये इस कारण हम इस पोरोसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। इन सारे कारण हम हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि जब हम किसी भी, ठीक है, किसी भी सैंपल को हम, किसी भी सैंपल की हमें कोल्ड क्रशिंग सी सी
सीसीएस वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले हम सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सैंपल का साइज क्या लेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सीसीएस, यानी फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट ऑफ सीसीएस वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सैंपल होगा, जो सैंपल हमें जिसकी टेस्टिंग करनी है उसका एक साइज होता है जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, हमने पहले भी बताया था जब डेंसिटी निकालना था तो उसका भी स्टैंडर्ड साइज है। उसी तरीके से सीसीएस वैल्यू या सीएमआर निकालने के लिए भी सैंपल साइज होता है। तो सीसीएस वैल्यू निकालने के लिए जो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, सैंपल साइज होना चाहिए जो एसटीएम के अनुसार, यानी एएसटीएम के अनुसार, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मटेरियल के अनुसार कितना साइज होना चाहिए जो हम सीसीएस वैल्यू निकालने के लिए। सीसीएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यूबिक रूप में होता है या सिलेंड्रिकल रूप में होता है। किस रूप में होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है, जैसे हमारा क्यूब नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, ये क्यूब क्यूब फॉर्म में होता है, इस रूप में वो बनाया जाता है। ठीक है, क्यूबिक रूप में होता है। तो इस रूप में हमें सीसीएस वैल्यू निकालने, अभी हम सैंपल साइज और मशीन को दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो इसकी साइज करें एसटीएम के अनुसार क्या करते हैं, जो इसका एक जो ये चारों तरफ ये बराबर होता है। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा, ये उतना ही होगा, उतना ही होगा। इसकी जो जो डायमेंशन है वो सेम होती है। तो इसके अनुसार जो क्यूब की साइज है वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा 51 mm होना चाहिए। कितना, 51 mm। ठीक है, 51 mm का किसके अनुसार होना चाहिए, 51 mm एसटीएम के अनुसार होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मटेरियल। दूसरा है आपका, ठीक है, और इसका जो डाया होता है यानी सिलेंड्रिकल टाइप है वो भी उसका 51 होना चाहिए। दो तरीके से कर सकते हैं, जेएस जापानी स्टैंडर्ड, जेआईएस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होना चाहिए, जो उसका क्यूब का जो ये हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 mm। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार उसका सैंपल साइज क्या होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सैंपल साइज होना चाहिए 230 mm। ठीक है, 230 mm। ठीक है, तो ये हमारा इसका होना चाहिए, अथवा 75 mm। इस साइज के सैंपल हमें बनाना चाहिए, किसको निकालने के लिए, कोड कंस्ट्रेंट स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके के सैंपल रेडी करते हैं। तो चलिए सीखते हैं और किसमें टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं किसमें, टेस्टिंग करते हैं हम यूटीएम मशीन, यूटीएम मशीन यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, किसकी, सीसीएस वैल्यू की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस सैंपल हमारा हम इस आकार का इसे तैयार कर लेते हैं और उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रख देते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। या हमारे पास कोई रिफैक्ट्री ब्रिक, एक पकी हुई फाइल रिफैक्टिव ब्रिक है, उसको एक फेस को कट करके, आधा कट करके, और जिस फेस पे हमें रखना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेसिंग करना होगा तो इस फेस को अच्छे से रेडी करना होगा, एकदम सिंपल सपाट होना चाहिए, कुछ गड्ढे उड्ढे नहीं होना चाहिए, जिससे ऊपर का जो प्रेशर है वो समान रूप से अप्लाई हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सैंपल रेडी कर लेंगे और उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम डाल देंगे। चलिए मशीन के बारे में देखते हैं किस तरीके से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन दिखती कैसे है। ये हमारा देखिए, ये ऊपर से लोड अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे हमारा सैंपल रखा है, ये दोनों है, ये ऊपर के टॉप का है, ये बॉटम का है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा सैंपल रखा जाता है, यहाँ पे सैंपल रखा जाता है। ठीक है, ये तो हो सीसीएस वैल्यू निकालना है, सीसीएस वैल्यू निकालना है। ये एमओआर के लिए, एमओआर, अब एमओआर दो तरीके से होता है, सीएमओआर और एचएमओआर, ये दोनों तरीके से हमारा होता है, सीएमओआर और एचएमओआर। तो ये इसके द्वारा हम मशीन को सीसीएस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हमारा क्या है, ये टॉप का है,
ठीक है, ठीक है। तो ये कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने की एक मशीन है। ये हमारा क्या है, सैंपल है। ये क्या है हमारा सैंपल, किस फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में है। ठीक है, इसकी साइज हमने बताया था कि इसी साइज का होना चाहिए। ये ऊपर ऊपर का जो ये पार्ट है क्या है, कंप्रेशन है। ये क्या है, एक प्लेट है, प्लेटन है। ये प्लेटन है कि इसलिए ये दबाव डालता है, किस पे दबाव डालता है, सॉरी, ये हमारा प्लेटन है। ये क्या करता है, इस मटेरियल पे प्रेशर डालता है, यहाँ से ऊपर से ये प्रेशर को अप्लाई करता है किस पे, इस हमारे सैंपल पे। और ये भी जो हमारा नीचे वाला प्लेटन है, ये प्लेटन है, ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये कंप्रेस, ये भी ये ऊपर से दबाव डालता है, ये नीचे से प्रेशर डालता है, ये भी कंप्रेशन का है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सीसीएस वैल्यू निकालने की मशीन है। सीसीएस वैल्यू निकालने की मशीन है। ये हमारा क्यूबिक सैंपल यहाँ पर रखा हुआ है और इस पे हाई प्रेशर दिया जाता है। इसके अंदर दो तरीके की रिफ्रैक्ट्री का टेस्टिंग किया जाता है। पहला होता है आपका पोरस, पोरस रिफ्रैक्ट्री। दूसरा आपका हो सकता है डेंस रिफ्रैक्ट्री। दो तरीके से रिफ्रैक्ट्री करते हैं। इसकी जो लोड अप्लाइंग रेट है वो इस डेंस से अलग होगा। दोनों का डिफरेंस, दोनों का अलग अलग लोड, जो लोड हम अप्लाई करते हैं, लोड जो डालते हैं, उसका दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, डेंस का अलग होगा और पोरस का अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि इस तरीके से हमारा एक ये स्फेरिकल टाइप से में होता है। तो इस पे हम क्या करते हैं, ऊपर से हाई लोड अप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, मशीन के द्वारा। ये दिखा, आपको हमने दिखाया था पिछले फिगर में। जिस तरीके, ये जहां पर इस तरीके से एक मशीन है, इसका इसका केवल ऊपरी व्यू यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। जो ये व्यू है, इसी को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। इस व्यू को ही ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारा सैंपल रखा हुआ, ऊपर से हाई प्रेशर दिया जाता है और नीचे से भी कंप्रेशर लगता है, ऊपर से भी दबाव लगता है और नीचे से भी दबाव लगता है, जिसके कारण हमारी रिफिनरी ब्रेक हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सैंपल हमारा ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने पर इतना है। तो ये इसका जो ये सैंपल है, इसकी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ए निकाल लेते हैं, इसका एरिया कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इस एरिया पे, ये जो हमारा एरिया आया, ए आया, इस पे हम कितना लोड दे रहे हैं, यानी पी दे रहे हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। भाई पी कैसे पता चलेगा, कि किस लोड पे है हमारा, ये हमारा सैंपल है जो ब्रेक हुआ। ये जो सैंपल क्रैक्स हुआ है, इस सैंपल को देखो, ये इनिशियल स्टेट है जब उस पर प्रेशर नहीं अप्लाई किया गया है, यानी स्टार्टिंग अवस्था है जब कि उस पर प्रेशर नहीं दिया गया है। ये हमारा है उस वैसी अवस्था है जब प्रेशर देने के बाद उस पर क्रैक्स आ जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो कितना हमने प्रेशर दिया जिस पे ये सैंपल इस आकार में आया, इस अवस्था में आया, क्रैक आया, उस प्रेशर को हम नोट कर लेते हैं। वो हमारे डिजिटल में, डिजिटल एक लगा होता है, डिस्प्ले होता है, जहाँ पर शो करता रहता है कि इतना हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, इस प्रेशर पे वो ब्रेक हुआ, तो वो प्रेशर डिजिटली उस पे आ जाता है। एरिया हम अपने आप कैलकुलेट करते हैं, इस क्यूबिक का एरिया निकाल लेते हैं। तो सीसीएस की जो होती है आपकी, जो फार्मूला होता है सीसीएस निकालने के लिए, सीसीएस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, वो फोर्स, यानी कि पी अपॉन ए, यानी लोड अपॉन एरिया। इस फार्मूले के द्वारा हम सीसीएस को निकाल सकते हैं। अब लोड अलग अलग होता है, समझ, ध्यान से समझो। लोड क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी पोरस रिफ्रैक्ट्री का हम ले, यदि पोरस रिफ्रैक्ट्री की बात करें, तो उस पे जो स्ट्रेन रेट है, तो वो तो जो विकृति दर है वो कितना होनी चाहिए, इस इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके रखना। जो हम इस पे हम मान लीजिए अप्लाइड कर रहे हैं, तो स्ट्रेन रेट जो होती है हमारी, कौन सी रेट, विकृति दर, स्ट्रेन रेट होती है, वो क्या होती है, 1.3, 1.3 mm पर मिनट। क्या होती है, पर मिनट होती है। चाहे वो आपका डेंस रिफ्रैक्ट्री हो, चाहे वो आपकी पोरस रिफ्रैक्ट्री हो। ठीक है, दोनों में इसका स्ट्रेन रेट ये सेम होता है।
ये स्ट्रेन है, ध्यान रखो, स्ट्रेन रेट है, विकृति जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकृति। स्ट्रेस रेट, अब ये होता है स्ट्रेस यानी दबाव, कितना प्रेशर दिया जाता है, कितना लोड दिया जाता है, वो होता है, तो वो स्ट्रेस रेट अलग अलग होता है। स्ट्रेस रेट तो दो तरीके से होता है, डेंस के लिए अलग होगा और पोरस के लिए अलग होगा। तो डेंस के लिए जो स्ट्रेस रेट होगा वो होगा हमारा 12 मेगा पास्कल, 12 MPa पर मिनट, क्या होगा, पर मिनट। ये किसके लिए है, डेंस रिफ्रैक्टरी के लिए। यानी जो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि हमारा सैंपल यदि डेंस है, यदि डेंस है, जो इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, 12 MPa, कितना अप्लाई करेंगे, 12 मेगा पास्कल 1 मिनट में। और यदि यही सैंपल यदि पोरस हो जाए, यदि हमने किसकी बात की, ये डेंस की बात की, यदि डेंस हो तो इस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा पर मिनट कितना अप्लाई किया जाएगा, 12 मेगा पास्कल है, ठीक है, 12 मेगा MPa, इसको मेगा पास्कल में अप्लाई किया जाएगा। दूसरा, यदि हमारा ये रिफ्रैक्टरी का है, यदि ये रिफ्रैक्टरी हमारी क्या हो जाए, पोरस हो जाए, यदि ये रिफ्रैक्टरी पोरस हो जाए, तब हम कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे 3 MPa पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना, 3 मेगा पास्कल होगा। और यदि डेंस है, यानी डेंस है, उसके पार्टिकल पास पास तो ज्यादा कठोर है, तो उसमें ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे, जल्दी से अप्लाई करेंगे। यदि पोरस है, उसकी डेंसिटी लो है, उसमें पोरोसिटी हाई है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसमें हम धीरे धीरे 3 मेगा पास्कल के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से उसमें बढ़ाते जाएंगे। और बढ़ाने के बाद जब वो हमारा डेंस होगा या पोरस रिफ्रैक्टरी के जब ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेक होने पर हम क्या करते हैं, उस रिफ्रैक्टरी की एरिया हम पहले से निकाल लिए होते हैं, और कितना कितने प्रेशर पे कितने लोड पे वो ब्रेक हुआ, तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं, CCS वैल्यू, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, CCS वैल्यू। आपको समझ में आया होगा। आई होप दैट कि आपको अच्छे से कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़, यदि हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को अच्छा लगा, हमारे हमने आपको समझाने में अच्छे से आपको समझाया, वीडियो समझ में आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट तो करो। सही हो समझा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, सही से अच्छे से समझा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ तो कमेंट किया करो, कुछ तो लिखा करो। यदि आप कुछ भी लिखोगे तो हमें थोड़ा एनर्जी मिलेगी, आप अच्छा लिखोगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो भी एनर्जी मिलेगी। यदि हमसे कुछ कमी हो रही पढ़ाने में, समझाने में, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी आप कमेंट में लिखो, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सुधार करें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसको पढ़ाएंगे, CMR के बारे में। MR के दोनों टाइप जो होते हैं, कोल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर और हॉट मॉडुलस ऑफ रप्चर, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। प्लीज़, ये चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।